हाय गाइस, आज हम लोग 1980 में आई हुई द शाइनिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हैं। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। ये वाली जो मूवी है इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं एज कम्पेयर टू द नॉवल जो स्टीफन किंग ने लिखा है, और वो चेंजेस क्या हैं वो हम टुवर्ड्स द एंड उसके बारे में बात करेंगे। खासकर इस पॉइंट की कि इसमें एक कैरेक्टर है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिसका नाम होता है टोनी, और एक्चुअलिटी में ये टोनी क्या चीज है ये नॉवल में अच्छे से समझाई गई है मगर मूवी में नहीं। हम इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाते हैं माउंटेन्स के, मगर साथ ही साथ उसका जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा डरावना और क्रीपी होता है। हमें यहाँ पे एक रिटायर्ड एक तरीके से फॉर्मर स्कूल टीचर होता है जिसका नाम होता है जैक टॉरेंस, उसको दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक होटल में आता है जिसका नाम होता है ओवरलुक होटल। और ये जो होटल होता है वो कोलोराडो में होता है क्योंकि यहाँ पे उसको काम चाहिए होता है एज अ केयर टेकर ऑफ दैट होटल, जो विंटर में बेसिकली वो होटल बंद हो जाता है उस टाइम पे। हम यहाँ पे जो मेन मैनेजर होता है होटल का उससे यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है और वो यहाँ पे जैक को उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी है उसके बारे में उसको समझाने लगता है, मगर साथ साथ वो जैक को ये भी बोलता है कि महीनों तक पूरी सिविलाइजेशन से एकदम कट ऑफ हो जाने की वजह से एक उसका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है इन सब चीजों से, क्योंकि वो एकदम आइसोलेट हो जाएगा पूरी दुनिया से ही। मगर जैक उसको यहाँ बताता है कि ऐसा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि उसको खुद यहाँ पे अपनी बुक को कंप्लीट करना है लिखना, और वो खुद यहाँ पे शांति की तलाश कर रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी उसको बोलता है कि उसकी जो बीवी और उसका जो बेटा है वो दोनों भी यहाँ पे महीनों तक लोगों से दूर रहने में एकदम कंफर्टेबल होने वाले हैं। मगर हम यहाँ जैक के कैरेक्टर को देख पाते हैं कि उसने इस बारे में अपनी वाइफ को या बेटे को किसी को बताया नहीं हुआ है और अपने ही तरीके से कॉन्फिडेंटली इस चीज का उसने जवाब दे दिया है। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जैक का जो कैरेक्टर है उसका हमें मालूम चलता है कि वो कितना डेस्परेटली चाह रहा है कि वो यहाँ पे आके ये वाला काम करना शुरू करे। और उसका ये डेस्परेशन और ज्यादा क्लियर तब हो जाता है जब वो मैनेजर है वो एक इंसिडेंट बताता है जो होटल की हिस्ट्री में मतलब पास्ट में हुआ है। वो यहाँ बताता है कि 1970 में जो विंटर केयर टेकर हुआ करता था उस टाइम पे उसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था, और उसने यहाँ पे अपनी दोनों बेटियों का और अपनी वाइफ का बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया था। और जैक इस कहानी को सुन के बिल्कुल भी देख के लग रहा है कि डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे हंसी मजाक के तरीके से बताता है कि उसकी वाइफ को जब इस कहानी के बारे में मालूम चलेगा तो वो खुद इसको सुन के काफी ज्यादा अम्यूज्ड होने वाली है। तब तक हमें यहाँ पे जैक का बेटा डैनी और उसकी वाइफ वेंडी को दिखाया जाता है जो यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इस जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ वेंडी डैनी से पूछती है कि क्या वो उस होटल में जाके रहने के लिए एक्साइटेड है। डैनी को देख के लगता है कि वो बहुत ज्यादा श्योर नहीं है कि उसको क्या बोलना चाहिए, तो यहाँ पे वेंडी उससे पूछती है कि टोनी को क्या लगता है इसके बारे में। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि डैनी काफी अजीब आवाज में बात करने लगा है और अपनी फिंगर से जेस्चर करने लगा है, और हमें मालूम चलता है कि डैनी के जैसे ही टोनी भी वहाँ जाने के लिए एज सच कुछ एक्साइटमेंट नहीं रख रहा है। हमें यह मालूम चलता है कि टोनी शायद उसका यहाँ एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो कहीं न कहीं सही भी हो सकता है, मगर सच्चाई एक्चुअल में ये है कि वो टोनी जो है वो डैनी का एक पार्ट है, मतलब वो उस पार्ट से रिलेटेड है जिसको बोला जाता है कि वो एक एबिलिटी है शाइन करने वाली, वो उसका पार्ट है। और ये जो एबिलिटी है इसकी वजह से डैनी टोनी की मदद लेके पास्ट में जो चीजें हुई है, प्रेजेंट में जो हो रही है और फ्यूचर में जो होंगी, तीनों चीजों को वो आराम से इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके देख पाता है। इसका हम लोग पहले एग्जाम्पल तब देख पाते हैं जब टोनी यहाँ डैनी को बोलता है कि जैक को ऑलरेडी वो जॉब मिल चुकी है और साथ ही साथ कि वो जल्दी फोन करने वाला है, और उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि जैक का यहाँ पे वेंडी को फोन भी आ जाता है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देख पाते हैं जब यहाँ पे होटल के बारे में ही बात हो रही होती है तो एक बहुत ही हॉरिफाइंग सा इमेज आता है यहाँ डैनी के दिमाग में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि रेड कलर के लिफ्ट के डोर है और उसके पीछे से एकदम बहुत ही वेव्स की तरह खून बहता हुआ आ रहा है। ये वाला एपिसोड डैनी के लिए इतना ज्यादा हॉरिफाइंग होता है कि वो बेहोश हो जाता है, और जब उसको यहाँ पे होश आता है तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता कि एक्चुअलिटी में हुआ क्या। वेंडी यहाँ पे कंसर्न होकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर यहाँ
उससे पूछती है कि यहाँ डैनी ने टोनी से बात करना शुरू कब करा था, जो यहाँ वेंडी सोच के बताती है कि एक्चुअल में जब देखा जाए तो डैनी ने टोनी से बात करना तब शुरू किया था जब वो नर्सरी में था। वो यहाँ पे स्कूल में भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था और डैनी के साथ ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल से निकाल के होम स्कूल करना शुरू करा। हमें मालूम चलता है कि वो जो एक्सीडेंट था वो कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि डैनी का यहाँ पे शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और वो यहाँ पे जैक ने करा था जब वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा था और जैक उस टाइम बहुत ही ज्यादा नशे में था। तब भी यहाँ पे देखा जाए तो जैक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एरोगेंट, सेल्फिश और सेल्फ राइचियस की तरह सामने आ रहा है, मगर तब भी यहाँ पे वेंडी को देखा जाए तो वो जैक के इस बिहेवियर को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिफेंड कर रही होती है और बोलती है कि वो जो इंसिडेंट था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मगर कम से कम देखा जाए तो अच्छी बात ये हुई थी कि इस इंसिडेंट के बाद जैक ने डिसाइड करा था कि वो इसके बाद कभी भी लिकर को हाथ नहीं लगाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों होटल पहुंचने वाले हैं और जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो उनको होटल का एक टूर दिया जाता है, जहाँ पे वो जो मैनेजर है वो लोकेशन की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो ये भी बताता है कि वो जो होटल है वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक इंडियन बरियल ग्राउंड है, उसके ऊपर उसे बनाया गया है। और साथ ही साथ वो एग्जाम्पल देता है कि जब यहाँ पे जो ये होटल बन रहा था तो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी रह रह के। हम यहाँ देख पाते हैं कि जब डैनी के पेरेंट्स को यहाँ पे पूरे होटल का टूर दिया जा रहा होता है तो डैनी यहाँ पे एक डार्ट बोर्ड के साथ खेल रहा होता है टाइम को पास करने के लिए, जब वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं जो सेम कपड़े पहने हुए होती हैं और एकदम देख के सिमिलर लग रही होती हैं। मालूम चलता है कि इनका नाम है ग्रेडीज ट्विंस, मतलब वहाँ पे जो केयरटेकर था ग्रेडी, ये उनकी बेटियां हैं और यही वो दोनों लड़कियां हैं जिनको यहाँ पे ग्रेडी ने जान से मार डाला था एक्स का इस्तेमाल करके। मगर वो दोनों जो बच्चियां होती हैं वो डैनी से कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंडी और डैनी यहाँ पे वहाँ का जो हेड शेफ है उससे उनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है डिक हैलोरन, जो यहाँ वेंडी को वहाँ का पैंट्री और वॉक इन फ्रीजर दिखा रहा होता है, जिससे कि वो लोग के पास सारे सप्लाईज हो उनके जब महीनों के लिए वहाँ उन्हें स्टे करना है उस वजह से। और यहाँ पे वो डैनी से दोस्ती कर लेता है और उसको उसके निकनेम डॉग से बुलाता है और वो ऐसा निकनेम है जो जनरली किसी को बताया नहीं जाता और उसको नहीं मालूम होना चाहिए था कि डैनी का यहाँ पे डॉग है निकनेम। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि डैनी की तरह ही उसके पास भी शाइनिंग की एबिलिटी है और यहाँ पे वो डैनी के साथ आइसक्रीम शेयर करते हुए उसको बताता है कि वो और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो पूरी कॉन्वर्सेशंस कर लेते थे एक दूसरे से बिना अपना मुंह खोले, और उन्हें धीरे धीरे मालूम चला कि औरों के पास भी यहाँ पे शाइनिंग की एबिलिटीज हैं। यहाँ पे डैनी टोनी के बारे में मेंशन तो करता है मगर उसके बारे में और ज्यादा कुछ बात करता नहीं। जब यहाँ पे डिक उससे पूछता है कि टोनी ने क्या उसको ओवरलुक होटल के बारे में कुछ दिखाया है, तो यहाँ पे डैनी को जवाब तो नहीं देता उसको, मगर हमें मालूम है कि यहाँ पे टोनी ने डैनी को एलिवेटर वाले इमेजेस और ये सब दिखाए हुए हैं उस होटल को लेके। डिक यहाँ आगे बताता है कि जैसे कुछ लोगों के पास शाइनिंग की एबिलिटी होती है वैसी कुछ जगहों के पास भी होती है और सेम ही तरीके से देखा जाए तो ओवरलुक होटल के पास भी है, क्योंकि ओवरलुक में कहीं ना कहीं जो भी चीज वहाँ हुई है उसका कुछ ना कुछ ट्रेस पीछे रह ही गया है, मगर जिनके पास ये शाइन वाली एबिलिटी है सिर्फ वही देख पाते हैं इन चीजों को। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि बहुत सारी चीजें हुई है उस होटल में और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अच्छी ही चीज हुई हो। तभी सडनली हम देखते हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक का दिमाग पढ़ पा रहा है कि डैनी अचानक से रूम 237 के बारे में पूछ लेता है, जिसपे यहाँ डिक उसको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस कमरे के अंदर नहीं जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि महीना भर ने वहाँ पे उनको रहते हुए निकल चुका है और वो लोग काफी ज्यादा एक रिलैक्स रूटीन में सेट हो चुके हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वेंडी यहाँ पे जैक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है और उसको पूछती है कि क्या वो उसके साथ वॉक पे चलना चाहेगा, जिसपे जैक बोलता है कि उसको बहुत ज्यादा काम है और वो उसके साथ नहीं आ सकता। और ये होता है पहला हिंट जहाँ हम समझ सकते हैं कि वो अपने फैमिली से धीरे धीरे पीछे होने लगा है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हम यहाँ पे जैक का बिहेवियर और ज्यादा अग्रेसिवली बदलते हुए भी नोटिस कर पा रहे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वेंडी यहाँ काफी अच्छे मूड में आती है उससे बात करने के लिए, जब यहाँ जैक लिख रहा होता है अपने टाइपराइटर पे और जब वो उससे कुछ बोलती है तो जैक का यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही बुरा आता है और वो यहाँ एक नया रूल बना देता है कि जब उसको दिखाई दे कि वो काम कर रहा है तो वो आके उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बुरा स्नो स्टॉर्म आया है और सारी जगह पे स्नो फैल गया है। हम देखते हैं कि डैनी और वेंडी बाहर मजे कर रहे होते हैं बर्फ में और जैक उनको बहुत ही
गंदी तरीके से, गंदी मतलब बहुत ही क्रीपी तरीके से उनको देख रहा होता है, जैसे उसके दिमाग में चल रहा हो उन्हें मार डालने का। मालूम चलता है कि उस टॉम के आने की वजह से जो फोन लाइंस हैं वो सारे यहाँ पे खराब हो गए हैं और वेंडी यहाँ पे इमरजेंसी रेडियो का इस्तेमाल कर रही होती है कांटेक्ट करने के लिए शेरिफ डिपार्टमेंट में। तो उसको मालूम चलता है कि सालों में सबसे बुरा और सबसे भयानक स्टॉर्म इस बार आया है और उसको ये भी मालूम चलता है कि स्प्रिंग सीजन आने तक लाइंस डाउन रह सकती हैं। हमें यहाँ साथ साथ डैनी को दिखाया जाता है जो अपना छोटा सा ट्राइसिकल चला रहा होता है वो होटल के कॉरिडोर्स के अराउंड और उसको वापस से वहाँ पे वो ग्रेडी ट्विंस दिखाई देती हैं और इस बार वो दोनों लड़कियां उससे बात करती हैं और जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, मतलब ऐसा बात भी नहीं कर रहे होते, हाय हेलो ही कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ एक इमेजेस के फ्लैशेस भी दिखाए जाते हैं यहाँ डैनी को, जहाँ हम देख पाते हैं कि उन दोनों ट्विंस के बॉडी को काट दिया गया है एक्सेस का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ वो दोनों लड़कियां यहाँ पे डैनी को बोल रही होती हैं कि उसको उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए खेलने के लिए आ जाना चाहिए। डर के मारे डैनी यहाँ पे अपना फेस छुपा लेता है और वापस से जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पे अब नहीं हैं। वो टोनी से मदद मांगता है जो उसको याद दिलाता है कि डिक ने उसको क्या बोला था। और साथ ही साथ हम यहाँ आगे देख पाते हैं कि जैक अपना मेंटल जो उसका ग्रिप है उसको लूज कर रहा है और वो यहाँ पे डैनी से बात करता है और वो जो कॉन्वर्सेशन होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वियर्ड होती है। वो उसको एज सच सीधे तो कुछ नहीं बोलता है मगर जो टोटल कॉन्वर्सेशन है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। यहाँ पे डैनी अजीब चीजों को सेंस कर पा रहा होता है अपने फादर की तरफ, तो पूछता है कि क्या उसका फादर उसको या उसकी माँ को कभी भी नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ जैक बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाता है और बोलता है कि वो डैनी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन का हमें दिखाया जाता है जहाँ डैनी अपने कार्ड्स के साथ खेल रहा होता है और हम वहाँ पे एक टेनिस बॉल को रैंडमली रोल होके उसके पास आते हुए देख पाते हैं। वो फॉलो करता है उस बॉल को रूम 237 में और वो रूम जो हमेशा बंद रहता है इस बार वो एकदम खुला हुआ है और उसको लगता है कि हो सकता है उसकी माँ उस रूम के अंदर हो और वो क्यूरियोसिटी की वजह से अंदर कमरे में चला जाता है। अंदर उसके साथ क्या होता है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता। तब तक हम साथ साथ यहाँ देख पाते हैं कि जैक को बहुत ही बुरा नाइटमेयर टाइप को चाह रहा है और वहाँ पे वेंडी है जो चिल्ला रही होती है और कोशिश कर रही होती है उसको वापस से उसका जो डिलेमा है और उसका जो पूरा रिएक्शन है उसको बाहर निकालने की। और यहाँ पे जैक को देख के लग रहा है कि वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा डरा हुआ है अपने नाइटमेयर से और वो बताता है कि उसने देखा कि उसने सेम तरीके से जैसे ग्रेडी ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था वैसे ही उसने अपनी बीवी और अपने बेटे को भी मार दिया है। और ये वाला पॉइंट होता है जब उसको रियलाइजेशन होता है कहीं ना कहीं वो अपने मेंटल ग्रिप खो रहा है। तब वहाँ पे तुरंत हम देखते हैं कि डैनी आता है और नोटिस करती है वेंडी कि उसके गले पे अलग अलग से मार्क्स हैं जिसका एक्यूजेशन वो यहाँ लगाती है जैक के ऊपर कि उसने उसको अब्यूज करा है। मगर जैक अभी भी बहुत ज्यादा डेज में होता है और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता इस चीज को लेके। तो वेंडी यहाँ पे डैनी को लेके वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जैक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और वो किसी पे तो नहीं चिल्ला रहा होता, बस रैंडमली बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और एक कमरे में आता है जिसका नाम होता है गोल्ड रूम। वहाँ पे वो आता है और वो सोचने लगता है कि उसको अभी फिलहाल एक ड्रिंक की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम अचानक देख पाते हैं कि वहाँ पे एक बारटेंडर है जो अचानक से वहाँ अपीयर हो गया है और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बार अभी एकदम खाली था वो कम्प्लीटली भरा हुआ है। और उससे ज्यादा वियर्ड बात ये होती है कि जैक को उस बारटेंडर का नाम मालूम है और यहाँ पे वो उसको लॉयड के नाम से बोलता है और ये भी बोलता है कि उसको लॉयड एज कम्पेयर टू अदर बारटेंडर्स ज्यादा पसंद है। और इस कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि वो लोग पहले भी कहीं मिले हुए हैं। हमें यहाँ ये तो मालूम होता है कि वहाँ पे जितने भी लोगों को दिखाया जा रहा है वो लोग वहाँ पे है नहीं बल्कि वो होटल के जो इविल है उसका मैनिफेस्टेशन है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज सेट हो रही है जिससे जैक अपना मेंटल कैपेसिटी एकदम ही लूज कर जाए और एंड रिजल्ट में वो अपने फैमिली को मार डाले। यहाँ पे उससे पूछा जाता है कि चीजें कैसे चल रही है तो वो बोलता है कि चीजें ठीक ही चल रही है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो डैनी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा मगर अगर उसकी बीवी की बात करी जाए तो वो उसको ऐसा बहुत ज्यादा तो पसंद नहीं करता जितना वो डैनी को करता है। यहाँ पे वो जो यहाँ रैंट कर रहा होता है वो चीज बीच में इंटरप्ट हो जाती है जब एकदम हिस्टेरिकल तरीके से वेंडी वहाँ पर आती है और बोलती है कि एक औरत है रूम 237 में और उसी औरत ने यहाँ पे डैनी को नुकसान पहुँचाया है फिजिकली हर्ट करके। देख के लग रहा है कि वहाँ पे जो स्पिरिट्स है वो कहीं ट्रेसेस से आगे ही है क्योंकि वो फिजिकली यहाँ हर्ट कर पा रहे हैं लोगों को। यहाँ पे हो सकता है कि डैनी का जो शाइन वाला लेके एबिलिटी का प्रेजेंस है उसकी वजह से और ज्यादा उस पे वो
फीड कर रहे हैं स्पिरिट्स और इन सब चीजों को कर पा रहे होते हैं। जैक जाता है उस रूम को इन्वेस्टिगेट करने में और वो जो रूम है वो पूरा खाली लग रहा होता है, मगर जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि एक काफी सुंदर सी औरत बाथटब के अंदर है और एकदम से देखते ही जैक उस पे फिसल जाता है। जब जैक यहाँ पे उसको किस करने लगता है तो धीरे धीरे वो जो औरत होती है वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आती है और मालूम चलता है कि उसकी जो बॉडी है वो सड़ रही गल रही है और वो एक बूढ़ी औरत है। और उसको ऐसा देख के जैक बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो वेंडी उससे पूछती है कि उस कमरे में क्या है, मगर वो बोलता है कि कुछ भी नहीं है और वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पे जो चीजें हो रही होती हैं ये वेंडी के लिए काफी ज्यादा हो गई होती हैं और वो वहाँ से जाने का सोचने लगती है। और इस चीज को सुन के जैक का बहुत ही गंदा रिएक्शन आने लग जाता है और वो वेंडी को ब्लेम करने लगता है कि वेंडी ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर रखी है। और देख के ये लग रहा है कि उसकी जो एक्चुअल फीलिंग्स है वेंडी को लेके वो कहीं ना कहीं सब सामने आने लगी हैं। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक वापस से गोल्ड रूम में आ गया है और गोल्ड रूम को देख के लग रहा है कि वहाँ पे किसी तरह की पार्टी चल रही है। वहाँ पे बैठे हुए लोगों के जो अटायर है, कपड़े हैं, वो बहुत पुराने जमाने के हैं। तो हो सकता है उस होटल की इनॉग्रेशन पार्टी हो वहाँ पे। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उस पे एक ट्रे भर के ड्रिंक स्पिल हो जाती है और वहाँ पे एक जो वेटर होता है वो उसको वॉशरूम तक लेके जाता है। और जब यहाँ पे जैक उससे उसका नाम पूछता है तो वेटर अपना नाम बताता है, डिल्बर्ट ग्रेडी। जिसके बाद जैक उससे पूछता है कि उसने उसकी फैमिली का मर्डर क्यों करा और वो तो केयरटेकर है। जिस पे ग्रेडी बोलता है कि वो केयरटेकर नहीं है, कभी रहा भी नहीं है, बल्कि जैक हमेशा से केयरटेकर रहा है उस होटल का। ऐसा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जैक को यहाँ क्लियर नहीं होता कि जो केयरटेकर था वो एक्चुअली में उसका नाम था चार्ल्स ग्रेडी और ये जो बंदा है इसका नाम है डिल्बर्ट ग्रेडी। जिसके बाद यहाँ पे ग्रेडी अपना प्लान बताने लग जाता है जो बहुत ज्यादा सिनिस्टर और इविल होता है, जिसमें एंड रिजल्ट यही होता है कि उस फैमिली का मर्डर होना। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि डैनी के पास एक स्पेशल यहाँ पे एबिलिटी है और जो यहाँ डिक हैलोरन है वो उसकी भी मदद ले रहा है उस चीज के लिए। जिसके बाद यहाँ पे वो ग्रेडी की दोनों ट्विंस डॉटर के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे उसमें से एक लड़की ने ग्रेडी का जो यहाँ पे प्लान था उसको उसने बर्बाद कर दिया था और उल्टा होटल में आग लग गई थी और कैसे ग्रेडी ने उस चीज को सॉल्व करा। अब यहाँ पे जैसे जैसे चीजें मुश्किल होती जा रही होती है और डेंजरस होती जा रही होती है, हम देख पाते हैं कि टोनी यहाँ पे डैनी पे हावी हो रहा है और यहाँ बार बार रेड ड्रम चैंट करने लगता है वो और उसकी माँ को बोलता है कि डैनी अब उसके अंदर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जैक की हालत भी वेंडी को मालूम चलता है कि कुछ खास अच्छी है नहीं। जब वो उसके टाइपराइटर के पास जाती है और देखती है कि वहाँ नॉवेल की जगह पेजेस पे एक ही चीज बार बार लिखी गई है। सारे जो स्टैक पेजेस है उन सब में सिर्फ एक ही लाइन लिखा गया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जैक आ गया है और वो यहाँ वेंडी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वेंडी यहाँ पे जो बेसबॉल बैट होता है उससे वो उल्टा उस पे अटैक कर देती है और जिसकी वजह से जैक के सिर पे लगती है और वो सीढ़ियों से जाके नीचे गिरता है। जितना टाइम मिल जाता है वेंडी को कि वो उसको कोल्ड स्टोरेज लॉकर के अंदर बंद कर देती है, मगर इसके पहले कि वेंडी वहाँ से जा सके जैक ने यहाँ पे चीजें सैबोटाज कर रखी है। मालूम चलता है कि रेडियो और साथ ही साथ बाहर जो स्नो कैट है दोनों की तारें कटी हुई हैं। मतलब ये हो गया कि ना तो रेडियो पे वो किसी से बात कर पाएंगे और ना ही वो स्नो कैट को लेके वापस से मेन लैंड तक जा पाएंगे। मगर इन सबसे पहले होता है यहाँ पे जैक को कि उसको उस फ्रीजर से बाहर निकलना ही निकलना है और उसको एक काफी फेमिलियर सी वॉइस सुनाई पड़ती है। डेल्बर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा होता है जैक को। बाकी जो गोस्ट होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं बेसिकली होटल के, उनके साथ मिलके कि हो सकता है कि जैक उस काम को करने के लिए काफी ज्यादा वीक है और उससे वो चीज नहीं होने वाली। और ये सब सुन के जैक बहुत ही ज्यादा लग रहा है गुस्से में एजिटेटेड हो गया है। हम यहाँ देख पाते हैं कि डैनी को एक और बहुत ही भयानक फ्रीक आउट हो गया है और वो यहाँ पे जब वेंडी सो रही होती है तो उसके बेड के साइड में खड़ा हुआ होता है और अपने हाथ में उसने चाकू पकड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वो लिपस्टिक उठा के दरवाजे पे लिखता है रेड रम और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की वजह से जब वेंडी की नींद खुलती है तो वो शीशे में देखती है रिफ्लेक्शन जो उसने लिखा था रेड रम का और रिफ्लेक्शन में दिखाया गया होता है एक्चुअली में रेड रम नहीं मर्डर लिखा हुआ है। तभी हम देख पाते हैं कि जैक के हाथ में यहाँ एक्स है और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा है। हो सकता है टोनी यहाँ पे उसको डराने की नहीं बल्कि वार्न करने की कोशिश कर रहा है कि जैक इसके पहले वहाँ आके उसको हार्म करे, उसके पहले यहाँ वेंडी के हाथ में अपने डिफेंस के लिए कुछ न कुछ जरूर हो। हम यहाँ देख पाते हैं कि साथ ही साथ जो डिक है वो भी आ रहा है फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे उनके रेस्क्यू के लिए, क्योंकि यहाँ डैनी ने कहीं ना कहीं अपने शाइनिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके उससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मैसेजेस शेयर जरूर करे हैं। मगर जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचता है वहाँ पे आ जाता है जैक अपने हाथ में एक्स लेके, पीछे से आता है एकदम हावी होके सरप्राइज अटैक कर देता है उसको एक्स के साथ और वो बेचारा वहीं पे मारा जाता है।
अब देख के लग रहा है कि होटल का जो ईविल है वो अपने फुल स्प्रिंग पर है और वेंडी को बहुत अजीब अजीब चीजें वहाँ पे दिखने लग गई हैं, जिसमें से एक होता है फाइनली वो एलिवेटर से खून बहने वाला सीन। हमें दिखाया जाता है कि डैनी यहाँ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे जो हेजेस का इस्तेमाल करके क्रिस क्रॉस मेजेस बने होते हैं उसमें वो चला जाता है और बाहर बहुत बुरी तरीके से आंधी आ रही होती है। बेसिकली स्नो स्टॉर्म और ब्लिजर्ड्स आ रहे होते हैं बाहर, और वो जो चेज वाला सीन होता है वो थोड़ा सा इंटेंस और लंबा हो जाता है। देखा जाए तो वो फाइनली वापस से जो मेन एंट्रेंस है होटल का वहाँ तक आया है, जहाँ पे उसको उसकी माँ मिलती है और दोनों यहाँ डिग कर जो यहाँ स्नो कैट होता है उसमें बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो जैक है वो अभी भी मेज में गुम हुआ है और धीरे धीरे सर्दी की वजह से, थकान की वजह से वो वीक भी होता जा रहा है कि एंड में वो वहाँ पे बर्फ में ही मर गया है ठंड की वजह से। जिसके बाद हमें एंड में दिखाया जाता है कि हम लोग वापस से होटल के अंदर है। एक वॉल है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स लगी हुई हैं और हम एक स्पेसिफिक पिक्चर पे फोकस करने आते हैं और उसमें हमें दिखाया जाता है कि एकदम बीचों बीच जैक बैठा हुआ है। मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो जो फोटो है 1921 की ली गई है और ये अजीब बात तो है, मगर हमें मालूम चलता है कि वो जो आदमी है उस फोटो में वो एक्चुअल में जैक है नहीं, बल्कि वो उसका पुराना पिछले जन्म का एक तरीके से देखा जाए तो रीइंकार्नेशन है। या ये हो सकता है कि ये वाला जो जैक है वो उस आदमी का रीइंकार्नेशन है। ये हमें इसलिए भी मालूम चलता है कि हमने यहाँ पे देखा था चार्ल्स और डिलबर्ट का जो केस है उसमें भी कि दोनों का सरनेम सेम है मगर आदमी दोनों सेम नहीं है। और देख के लग रहा है कि जैक की जो फैमिली है उनके साथ भी सिमिलर सर्कमस्टेंस चल रहा है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जैक जब अपने मेंटल स्टेट को लूज कर रहा होता है तब वो बोलता है कि वो उसको लग रहा है कि वो पहले भी यहाँ पर आया हुआ है और उसको सारे हॉलवे और कॉरिडोर्स के बारे में सारी जानकारी होती है। डिस्पाइट यहाँ पे देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग वो पहली बार आ रहा है। और यहाँ पे तीसरी मोर इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब वो गोल्ड रूम में होता है तो उसको याद होता है एग्जैक्टली कि लॉयड कौन है और वो उसको नाम से ही बोलता है। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बोला था हम लोग टोनी कौन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉवेल में हमें मालूम चलता है एग्जैक्टली कि टोनी कौन है, इस मूवी में तो हमें बताया नहीं जाता। तो मालूम ये चलता है कि वो डैनी ही है मगर उसकी एज ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ टोनी जो है वो डैनी का ही पार्ट है। बेसिकली देखा जाए तो टोनी यहाँ पे डैनी की जो उसका यंगर सेल्फ है, 10 साल यंगर सेल्फ है, उसकी मदद कर रहा होता है शाइनिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए। और देखा जाए तो टोनी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सारे इवेंट्स हुए हैं 10 साल पहले, मतलब जो हो रहे हैं डैनी के साथ, उसके लिए वो उसको गाइड कर रहा है और कैसे उस चीज को ओवरकम करा जाए उसके लिए वो उसको मदद कर रहा है। सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि देखा जाए तो वेंडी को भी कर रहा है। और उसके साथ ही इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।